हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास फिफ्थ है मध्य प्रदेश भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हर एक एग्जाम जो भी एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है उसके लिए यह सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाते जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? ठीक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी जोवट, ऑप्शन सी देजला देवरा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? जो मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है जिसको हम शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, तो उसका सही जवाब है जोवट परियोजना। कौन सी परियोजना? जोवट परियोजना। जोवट परियोजना को हम शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह परियोजना किस नदी पर है? यह परियोजना है हाथरी नदी पर। और जोवट कहां पर है? अलीराजपुर में। लाभान्वित जिले इस परियोजना से दो लाभान्वित जिले हैं, एक पहला है धार, दूसरा है अलीराजपुर। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वाटर शेड कहा जाता है? निम्न में से किसे वाटर शेड कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ वाटर शेड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ वाटर शेड? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन बी सतपुड़ा मैकल रेंज, ऑप्शन सी बघेलखंड पठार या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इन चारों में से किसे वाटर शेड यानी कि जल विभाजक, वाटर शेड मतलब जल विभाजक कहा जाता है। वाटर शेड मतलब जल विभाजक या विभाजक, जल विभाजक कहा जाता है। इनमें से किसे जल विभाजक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा मैकल रेंज। इसका सही आंसर क्या है? सतपुड़ा मैकल रेंज को जल विभाजक या वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां जैसे नर्मदा, सोन, जोहिला, वेनगंगा, शक्कर, तवा आदि यहीं से निकलती है। कहां से? सतपुड़ा मैकल पर्वतमाला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो पूछे गए हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, सोचें, वीडियो को पॉज करके टाइम लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार है? ऑप्शन है मालवा का पठार, ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार या फिर दक्कन का पठार, और लास्ट ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच पठार अवस्थित है, उसका नाम है मालवा पठार। मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% भाग पर है। ठीक है, आइए देखते हैं कहां पर अवस्थित है मालवा का पठार। जैसे कि अगर जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला ऐसे है और विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार है वो है यहाँ अवस्थित हो, यानी दोनों के बीच में है। तो जो कि प्राकृतिक सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है किसका? मध्य प्रदेश का। और लगभग 28% भाग पर यह विस्तृत है। इसका निर्माण ढक्कन ट्रैप की लावा और वैशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। किसके किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की लावा और वैशाल चट्टानों के टूटने से। यहाँ पर गेहूं की अत्यधिक उत्पादन के कारण इसे गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। और एक चीनी यात्री यहाँ पे आए थे सबसे पहले, फाहियान। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की या सबसे अच्छा जलवायु क्षेत्र वाला कहा जाता है, यानी कि इसे सबसे श्रेष्ठ जलवायु क्षेत्र कहा है। कैसा कहा है? सबसे श्रेष्ठ जलवायु। किसने? फाहियान ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र को विंध्यन कागार कहा जाता है? ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन अगेन कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र को विंध्यन कागार कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सतपुड़ा मैकल रेंज, ऑप्शन बी रीवा पन्ना पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी बघेलखंड पठार। बताइए किस विंध्यन क्षेत्र को, किस भौतिक क्षेत्र को विंध्यन कागार कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है रीवा पन्ना पठार। इसका सही जवाब क्या है? रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कागार कहा जाता है। विंध्यन कागार कहा जाता है। यह 10.37% पर, जैसे अगर मध्य प्रदेश के 28% भाग पर क्या था? मालवा, वैसे ही 10.37% पर क्या है? रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, इसका निर्माण विंध्यन चट्टान समूह के अपरदन से हुआ है। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं? रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना, दमोह। ठीक है, इसे हम विंध्यन कागार कहते हैं। किसको? रीवा पन्ना के पठार को, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.37% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निमाड़ का मैदान किसके बीच अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमाड़ का मैदान किसके बीच अवस्थित है? जो निमाड़ का मैदान है, दो पहाड़ियां हैं, उनमें से कौन सी पहाड़ी है? जैसे अखरानी और माथवर पहाड़ी के बीच, असीरगढ़ पहाड़ी और नर्मदा के बीच, नर्मदा नदी या अखरानी पहाड़ियों के बीच, या फिर इनमें से किसी के बीच नहीं है।
बताइए इसमें से कई सही आंसर क्या है इसका, निमाड़ का मैदान किसके बीच अवस्थित है? तो जो निमाड़ का मैदान है वह सिरगढ़ और नर्मदा नदी के बीच अवस्थित है, सिरगढ़ और नर्मदा नदी के बीच। ठीक है, सिरगढ़ और नर्मदा नदी के बीच क्या है, निमाड़ का मैदान अवस्थित है। ठीक है, आपके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, निमाड़ का मैदान सिरगढ़ और नर्मदा नदी के बीच के मध्य अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फैक्ट को नोट करते जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अब देखो, राज्य वृक्ष मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर किसी ने भी मेरी कल की क्लास अटेंड किया तो उसको पता है राज्य वृक्ष वैसे तो उसका नाम है बरगद। ठीक है, लेकिन मैंने कल भी बोला था कि वैज्ञानिक नाम पूछ रहे थे। अब यहाँ पे कैसे दिए गए, वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वृक्षों के वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम के रूप में दिया गया है। तो अब बताइए इसमें से सही जवाब क्या है वैज्ञानिक नाम के हिसाब से? फाइकस कैरिका है, फाइकस रेसिमोवा है, या फाइकस रिलीजियोसा है, या फिर फाइकस बेंगालेसिस है? बताइए इसमें से सही जवाब क्या है? तो जिसने भी कल की क्लास ली है उसको पता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन डी, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, ये किस प्रजाति का है? यह फाइकस प्रजाति का वृक्ष है। किस प्रजाति का? फाइकस प्रजाति का वृक्ष है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन इसे घोषित वर्ष कब किया था? 1981 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? अब देखो, कल मैंने क्लास ली थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं सरदारपुर अभ्यारण्य का उल्लेख हुआ था। यहाँ पे जो राजकीय पक्षी है, हमारा राजकीय पक्षी जो है उसका संरक्षण किया जा रहा है। राजकीय पक्षी जैसे हम शाह बुलबुल भी कहते हैं, ठीक है, पैराडाइज फ्लाई केचर भी कहते हैं, शाह बुलबुल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो शाह बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई केचर है उसका संरक्षण किया जा रहा है सरदारपुर अभ्यारण्य में। तो इसमें से सही जवाब क्या है? सरदारपुर अभ्यारण्य बुरहानपुर में है, झाबुआ में है, अलीराजपुर में, या फिर धार में है? तो इसका सही जवाब है धार। इसका सही जवाब क्या है? सरदारपुर अभ्यारण्य धार में। इसके अलावा जो शाह बुलबुल है उसका एक और अभ्यारण्य है, सैलाना अभ्यारण्य। क्या नाम है उसका? सैलाना, जो कहां पर है? रतलाम में। कहां पर है? रतलाम में। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका एक्सप्लेनेशन। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी धार जिले में, और खरमोर खरमोर पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जो अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज किला और सांग सागर झील स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बताइए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है? तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 58th नेशनल टाइगर रिजर्व को मतलब शामिल किया गया है इसी अभ्यारण्य को, जो इसका आंसर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का यह 9वां टाइगर रिजर्व है। तो वह कौन सा है? तो वह है माधव राष्ट्रीय उद्यान। वह कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर अवस्थित है? शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जहां पर जॉर्ज किला और सांग सागर झील स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। जॉर्ज कैसल भवन और सांग सागर झील स्थित है या शिवपुरी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, फैक्ट देख सकते हो आप एक बार, सारे इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किस वर्ष हुआ था? देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें मोगली उत्सव का आयोजन होता है। इसमें पूछा है किस वर्ष शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने 2002, 2004, 2006, या फिर 2008। तो इसका सही जवाब है वर्ष 2004 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पर है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर है, या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर है, या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर? रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक, ठीक है, वह किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जंगल बुक पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। इस उद्यान को हम क्या कहते हैं? मोगली लैंड भी कहते हैं। इस उद्यान को हम मोगली लैंड भी कहते हैं। किसको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से इस बार क्वेश्चन मैंने आपको ज्यादा जानबूझ के इनपुट किए गए, क्योंकि मैक्सिमम चाहता हूँ राष्ट्रीय उद्यान से आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएं। तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, मंडला में है, नर्मदापुरम में है, टीकमगढ़ में, या फिर शहडोल में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है, नर्मदापुरम जिले में अवस्थित है। नर्मदापुरम का पहले नाम क्या था? होशंगाबाद, जिसे अब कर दिया है नर्मदापुरम। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है, जिसे स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 1981 में, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था वर्ष 1999 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट क्या होती है? क्या होती है बताइए। रामसर साइट जो दलदली क्षेत्र है, बेसिकली दलदली क्षेत्र है, उनके संरक्षण के लिए ईरान का एक शहर था, मतलब है अभी भी ईरान का एक शहर है, जैसे हम क्या कहते हैं, रामसर ही कहते हैं। ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर वर्ष 1971 में कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। उसी में यह अपनाया गया था कि जो भी दलदली क्षेत्र है, जो कि वनस्पति के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर वनस्पति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, तो उसका ही संरक्षण किया जाएगा। तो वह रामसर साइट कौन सी है? नवीनतम रामसर साइट है हमारी तवा जलाशय। तवा जलाशय नवीनतम रामसर साइट है। ठीक है, इसके अलावा और 4 अन्य रामसर साइट थी, और यह 5वीं रामसर साइट है। यह कौन सी रामसर साइट है? 5वीं। और ये शामिल किया गया था अगस्त 2023-24 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, वर्ष 1979 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1983 में, या फिर वर्ष 1965 में। बताइए, जब भोपाल में वन विहार है, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, और यह भोपाल में अवस्थित है। इसके अलावा 1983 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इसमें चिड़ियाघर के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और यहीं पर एकमात्र सर्प उद्यान अवस्थित है। क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र सर्प उद्यान है, तो आपको पता होना चाहिए भोपाल में जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एकमात्र सर्प उद्यान है, जिससे इसकी स्थापना 1979 में और 1983 में चिड़ियाघर के रूप में नामांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? देखो, अगला क्वेश्चन फिर से रामसर साइट से संबंधित है। भोज वेटलैंड, जैसे अभी सबसे रिसेंट में कौन सी थी? तवा। रिसेंट में कौन सी रामसर साइट थी? तवा थी। ठीक है, रिसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और प्रश्न पूछा है कि भोज वेटलैंड में भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? भोज वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल कब किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, 17 अगस्त 2002, 18 अगस्त 2002, 19 अगस्त 2002, या फिर 20 अगस्त 2002। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 19 अगस्त 2002 को भोज वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अभी मैंने बताया रामसर साइट के बारे में, बेसिक चीजें बता दी है। जब हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक सारी चीजें बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ यह जानना है कि रामसर साइट को जो भोज वेटलैंड है, भोज जो आर्द्र भूमि है ना, जो आर्द्र भूमि है, उसको रामसर साइट में 19 अगस्त 2002 को शामिल किया गया था। यह भोपाल में अवस्थित है। इसका एरिया है 32.01 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवधि को दूसरी गर्मी कहा जाता है? पहली गर्मी तो देखो अभी पड़ ही रही है, मई जून का महीना, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है अभी। लेकिन अब दूसरी गर्मी क्या होता है? दूसरी गर्मी किस महीने को, क्या किस पेयर ऑफ मंथ्स को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर, या फिर नवंबर दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी कहा जाता है। कौन सी गर्मी कहा जाता है? सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर में जब आकाश साफ होता है, तापमान में हल्की वृद्धि होती है, तो इसे ही दूसरी गर्मी या दूसरी ग्रीष्म ऋतु या फिर सेकेंड समर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है? जो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है, उसको प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, बंगाली खाड़ी है, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के लगभग 25% क्षेत्र में वनाच्छादन है, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से निकटता है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा। जैसे आपको पता है कि कर्क रेखा जो है बिल्कुल मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। यह कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, उत्तरी
अक्षांश पर अवस्थित है कर्क रेखा, जो कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, जिसकी अवस्थिति से ही यहाँ के औसत तापमान को प्रभावित होता है। इसके अन्य कारक है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति, इसके अलावा भूमध्य रेखा से दूरी भी औसत तापमान को प्रभावित करती है और समुद्र से दूरी भी औसत तापमान को प्रभावित करती है। लेकिन प्राइमरी जो फैक्ट है वह है कर्क रेखा के मध्य से गुजरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या फिर 6। जो ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक या कितने जलवायु भागों में विभाजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, पहला है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु यह दक्षिणी भाग में सीमित है। गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु पश्चिम से पूर्व के मध्य भाग में स्थित है, और अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु नीमच, मंदसौर, चंबल घाटी यानी कि उत्तर मध्य प्रदेश का उत्तरी एरिया, जो उत्तरी क्षेत्र है उसमें अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु स्थित है। ठीक है, इस प्रकार 3 भागों में जलवायु भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की जलवायु संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है यहाँ आपको ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शन है सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कब? सर्दियों में। यहाँ ध्यान देखना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन है औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम है। औसत वर्षा की बात की गई है दूसरे ऑप्शन में। ऑप्शन सी है अधिकतम वर्षा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, मतलब असत्य पूछा है तो इसमें असत्य ऑप्शन बी है, क्योंकि औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर से कम नहीं है, बल्कि यह है 100 से 125 के बीच पाई जाती है। 100 से 125 के बीच में है, यानी 112 है ना, 112 सेंटीमीटर होती है। 100 से 125 यानी कि अगर देखा जाए तो एक्चुअल फैक्ट है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पहला स्टेटमेंट सही था, सर्दियों में न्यूनतम औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, के बीच में होता है बेसिकली। दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तर पश्चिम भाग में कम वर्षा होती है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का अगर यह एरिया है दक्षिण पूर्वी भाग, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होगी और उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मैंने पहली ही क्लास में बताया था, जब मैंने बताया था मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में कि मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की वर्षा कैसी है। तो मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है बताइए? इसका ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, महाद्वीपीय सागरीय जलवायु या फिर समशीतोष्ण जलवायु। बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट है मध्य प्रदेश का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इसके कारण क्या है? मानसूनी जलवायु होने के कारण यह भारत के मध्य में स्थित है। पहला, कर्क रेखा इसके बीच से निकलती है। तीसरा, यहाँ पे मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है वह अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गर्मियों में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? बताओ, गर्मियों के संदर्भ में ऐसी कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। ऑप्शन बी है गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती हैं। ऑप्शन सी है तापमान मार्च से बढ़ने लगता है। ऑप्शन डी अप्रैल मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। एक एक करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले डी ऑप्शन देखते हैं कि अप्रैल मई में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी सामान्यतः कम होती है। बिल्कुल सही है, सामान्यतः कम हो जाती है आर्द्रता। तापमान मार्च से बढ़ने लगता है, बिल्कुल सही है। मार्च के बाद अप्रैल में थोड़ी और गर्मी, मई में और, जून में अभी और भयंकर गर्मी पड़ रही है, जैसे आपको पता है। गर्मियों में धूल भरी आंधी चलती है। सब हम इस चीज को जानते हैं कि गर्मियों में लू, जो भारत की पवन है, सानी पवन बोल सकते हैं, लू जो उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है, जैसे मध्य प्रदेश में शामिल है, तो यहाँ पर गर्मियों में धूल भरी आंधी चलती है। ऑप्शन ए हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व नहीं चलती हैं, बल्कि उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, ना कि दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में ही जब टेम्परेचर हाई रहेगा, यानी कि जब टेम्परेचर है वह हाई रहेगा, तो यहाँ पे लो एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर बनेगा बेसिकली। तो लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी, लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। ठीक है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, विंड की दिशा जो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो उत्तर जो क्षेत्र है उधर हवाएं चलेंगी, ना कि दक्षिण की तरफ। ठीक है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जो नर्मदा घाटी है उसमें कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मैंने इस बार जानबूझ के स्टेटमेंट, थोड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि एमपीपीएससी जो है लगातार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रही है ना। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ के थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग बना दिया गया, इस पेपर को लेंदी करने की कोशिश की जा रही है, तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, मानसूनी हवाएं नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, या सतपुड़ा पर्वत की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, या विंध्याचल पर्वत की छाया क्षेत्र में आता है, या फिर ऑप्शन डी, घाटी में गहराई के कारण। इनमें से कौन सा कारण है जिससे नर्मदा घाटी में कम वर्षा का कारण है? तो इसका सही जवाब है, सतपुड़ा पर्वत की छाया क्षेत्र में स्थित है नर्मदा। जो नर्मदा घाटी है वह सतपुड़ा पर्वत की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। और यहाँ पर जो अधिकांश वर्षा होती है वो किससे होती है? अरब सागर से होती है, जो नर्मदा घाटी के क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में अगस्त माह की वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, शीतकालीन मानसून से, या फिर चक्रवाती वर्षा के मानसून से। जो अगस्त माह की जो मानसून होगी या वर्षा होगी, जब ये मानसून आने वाला है, इस साल मानसून वैसे भी जल्दी आ गया है, तो जो वर्षा की संभावना भारत में तो हो गई है, मध्य प्रदेश में भी जल्दी मानसून आ जाएगा। तो जो मानसूनी वर्षा है अगस्त में होने वाली है वर्षा, उसका प्रमुख जो मानसून है वह कौन सा है? तो उसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, जो अगस्त माह में जो वर्षा होने वाली है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली है। हालांकि जो वर्षा है मध्य प्रदेश में वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से होती है, बंगाल से भी होती है और अरब खाड़ी से भी, अरब सागर की खाड़ी से भी वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट पूछा है कि किस जिले से नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अनूपपुर है, होशंगाबाद है, जबलपुर है, या फिर ग्वालियर है। देखो, संगमरमर तो ग्वालियर से भी प्राप्त होता है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर होता है इस जबलपुर से। कहां से होता है? जबलपुर से। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? जबलपुर से। जबलपुर के भेड़ाघाट से सफेद संगमरमर प्राप्त होता है। और पूरे देश में बात की जाए तो राजस्थान देश में प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए सफेद संगमरमर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है, तो आपको पता है राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। भेड़ाघाट के से सफेद संगमरमर प्राप्त होता है जो जबलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मिनरल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही मैं आपसे करा रहा हूँ जो आ चुके हैं और आएंगे आगे, ये डेफिनेटली तय है। तो जो मलाज खंड क्षेत्र है वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज के लिए, कॉपर के लिए, लोहा के लिए, या फिर टंगस्टन के लिए? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, मैंगनीज या फिर कॉपर में। तो आज आपको बिल्कुल रट लेना है कि मलाज खंड जो है वह कॉपर के लिए है। मलाज खंड किसके लिए है? कॉपर के लिए। ठीक है, तांबे के लिए। मलाज खंड कहाँ पर अवस्थित है? बालाघाट में अवस्थित है। ठीक, यह देश की सबसे बड़ी मेल्कलाइज्ड ओपन माइन खुली खदान है। ठीक है, तांबे का शहर है, किसको कहते हैं? इसका अन्य नाम बोल देते हैं, तांबे का शहर है। तांबा उत्पादन का केंद्र का लगभग 53.20% है। यहाँ पर खनन करता है कौन? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्वेश्चन में पूछा गया एक बार कि जो मलाज खंड है वहां पर कौन उत्खनन करता है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वहां पे खनन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हरसौठ या जिप्सम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? हरसौठ या जिप्सम जिसे बोलते हैं वह किस डिस्ट्रिक्ट या किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर, छिंदवाड़ा, सागर, या फिर रीवा? हरसौठ या फिर जिप्सम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है जो हरसौठ है, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं, वह जबलपुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पर? जबलपुर जिले में पाया जाता है। जिप्सम के उपयोग क्या है? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में, फायर ब्रिक्स बनाने में, ठीक है, इसमें किया जाता है। और यह कहाँ पर पाया जाता है? जबलपुर जिले में। ठीक है, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा से इस क्लास को फास्ट फॉरवर्ड में करके देखें। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो एग्जाम पूछे गए हैं या पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज की ये क्लास
यही समाप्त होती है। मेरा नाम है मनीष राजपूत। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई हो। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।